जी, मैं मुसलमान हूँ, मैं महिला भी हूँ, मैं यूपी से भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ। पिताजी का देखा जाए बैकग्राउंड तो वो मौलाना थे। मैं अपने मुसलमानों के बारे में बता दूँ कि बड़े फ़िरके हैं। वो बरेलवी जो हैं वो देवबंदी को पसंद नहीं करते और सुन्नी शिया का आप जानते हैं, और फिर अहले हदीस हैं, उनकी अलग सोच है। आप किसी भी मुस्लिम देश में जाएंगे सिवाय बांग्लादेश और पाकिस्तान के और इंडिया के, जो सब कॉन्टिनेंट हमारा है, वो ऐसा है ही नहीं। कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात ही नहीं इसकी करता है। कि देवबंद में भी कहा है कि उन किताबों में लिखा है कि जो अरबी नस्ल का है वो मुसलमान जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। तो और आप यकीन नहीं करेंगी, अगर आप जाएंगी, और अम्मी वगैरह सब गई हैं हज में, और हमारी खाला जान और सब, तो वहाँ पे तो हिंदुस्तानियों को तो पूरा मुसलमान ही नहीं मानते। बोले तुम किस तरह के मुसलमान हो। आप भाजपा में हैं और भाजपा पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है, और अभी भी जो संभल में हो रहा है उस पर भी भाजपा के ही आरोप लग रहे हैं कि योगी जी ने ये करा दिया। तो मतलब लगातार जो, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जो मौलानाओं ने कर दिया है हाल इस्लाम का, तो उन्होंने कुरान शरीफ को भी नहीं बख्शा। तो सबसे अमीर संपत्ति होने के बावजूद इतना गरीब कैसे रह गया। और जब ये मैं सवाल पूछती हूँ सारे मौलानाओं से, वक्फ बोर्ड का में किसी भी तरह का अधिनियम में संशोधन नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, जो उसकी बात कर रहे हैं सभी पार्टियां कर रही हैं सिवाय भाजपा के, सारी पार्टियां कर रही हैं। वो बेबाक हैं, बेबाकी से अपनी बातें रखती हैं। जब पत्रकार थीं तो स्क्रीन पर चमकती थीं, और जब अब नेता नगरी में पहुंची हैं तब भी वो चमक रही हैं। और हमारे साथ, अभी तक आपको लग गया होगा कि हमारे साथ कौन है। जी, भाजपा की प्रवक्ता और चमकती हुई नेता साजिया इल्मी। साजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। संभल उबल रहा है, और जिस तरह से देश में मुसलमानों को लेके उबाल है, उसमें मुझे लगता है आपका ये जो आज का ट्वीट है वो बड़ा ही कमाल का साबित होगा। पसमानदा मुसलमानों की बात होती है और उसमें भी मुसलमान रिजर्वेशन की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमान एक हैं, या पसमानदा मुसलमानों के साथ हमेशा से ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही अफसोस जताना चाहूँगी कि जिस तरह से हालात ख़राब हो गए हैं संभल में, और जिस तरह से पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, मुझे लगता है जांच का बहुत बड़ा विषय है ये, और मैं कोई साइड इसमें लेना नहीं चाहूँगी। लेकिन मुझे ये भी, इस बात का भी एहसास है कि अगर हमारी आइडेंटिटी बतौर हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदू और सिर्फ मुस्लिम रहेगी तो हम आगे बढ़कर क्या कर पाएंगे। हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। जी, मैं मुसलमान हूँ, मैं महिला भी हूँ, मैं यूपी से भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ। पिताजी का देखा जाए बैकग्राउंड तो वो मौलाना थे, देवबंदी थे। इन सब का क्या मतलब है। मैं ग्लोबल सिटीज़न भी हूँ। जब मैं पासपोर्ट अपना देती हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन हो जाती हूँ क्योंकि मेरा पासपोर्ट इंडियन है। तो आप समझिए इस बातों घर में जब जाती हूँ, सब खाला जान और सब मिलते हैं तो मैं अस्सलाम वालेकुम उनको बोलती हूँ। बाहर जाती हूँ मैं नमस्कार बड़ी खुशी से कहती हूँ। अपने कोलीग्स के साथ मैं हाय, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून। फ्रांस में जाती हूँ तो उनकी भाषा सीखती हूँ, बॉन्जूर बोलती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इतनी अपने आइडेंटिटी को फिक्स मान लेना और कहना कि बस मैं मुसलमान हूँ, मेरा मज़हब सबसे अच्छा है, या मैं हिंदू हूँ और बस मेरी ही बात होनी चाहिए, क्या समझते हैं ये लोग। मुझे लगता है ये जो स्टैंड्स बन गए हैं आज के दौर पर, वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। मुझे इसको सुनकर और बहुत ही फ़िक्र होती है और घबराहट होती है। मैं चाहती हूँ इस तरह की आइडेंटिटी जो बिल्कुल जकड़े हुए है इंसान को, वो एक पिंजरे में डाले हुए एक इंसान को, उससे कुछ भी संभव नहीं है। तो कुछ भी आप उससे निकाल नहीं सकते, वो बन जाता है इंसान। इससे जड़ें होती हैं कि वो जकड़ लेती हैं आपको। मैं खुली हवा में रहने वाली, आराम से अपने अच्छी आबो हवा में सांस लेने वाली एक आत्मा अपने को समझती हूँ। चैतन्य समझे ना समझे, लेकिन जो तलाश में है, जैसे फिराक है कि कुछ अच्छा हो देश में, हमारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, कम से कम कल जो हो हमारे बच्चों के लिए, पोतों नवासों के लिए, वो तो अच्छा हो। जो इतनी ज़्यादा एक कुंठित मानसिकता है, ये हमारा वो तुम्हारा, मैं अच्छा तुम ख़राब, और वो रिलीजन के अंदर भी है। मैं अपने मुसलमानों के बारे में बता दूं कि बड़े फ़िरके हैं। वो बरेलवी जो हैं वो देवबंदी को पसंद नहीं करते, और सुन्नी शिया का आप जानते हैं, और फिर अहले हदीस हैं, उनकी अलग सोच है। तो ये सब, और जब शरिया भी देखेंगे आप अलग अलग मुल्कों का, जो इस्लामिक देश हैं,
वो शरिया भी अलग अलग होंगे क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन पर आधारित है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इतने जकड़ गए उसमें हैं कि हम लोग इंसान होना भूल गए हैं। लेकिन और वही इंसान है, वही गुर्दे हैं, वही फेफड़े हैं, वही आंखें हैं। जी, हमेशा से अब पिछले कुछ दिनों से बात चल रही है पसमानदा मुस्लिमों की, उनके आरक्षण की भी बात हो रही है। ये हमेशा जब से मोदी जी ने आवाज़ लगाई कि ठीक है मुस्लिम्स हैं लेकिन पसमानदा मुस्लिमों की बात क्यों नहीं होती, और बिहार से आवाज़ उठी और उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठी, और आपने भी इसको अपने इस ट्वीट में डाला। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच मुसलमानों में भी इस तरह की चीज़ें नहीं है, डिवीज़न रहा है, जो कि आपने बरेलवी की, देवबंदी की और इनकी बात की? ये बहुत ज़बरदस्त ये है और मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी है। तो अजलाफ, अरजाल और अशराफ, तो अशराफ तो हाई कास्ट माने जाते हैं। तो ये होता है घरों में हमारे कि भाई आप सैयद हैं, आप सैयद कहाँ से मालूम नहीं, कोई ओरिजिनल तो अपने ट्रेस कर नहीं सकता अपनी लाइन, पता नहीं लोगों ने सब जिसको बन चाहा वो सैयद हो गया। तो ये कन्वर्जन के बाद ही की बात है कि जो हिंदुओं में जो आप जिस ज़ात से थे, आपने जब कन्वर्जन किया आप उसी में आ गए। हालांकि इस्लाम में कहीं इसका जिक्र नहीं है, कुरान शरीफ में कहीं इसका जिक्र नहीं है। आप किसी भी मुस्लिम देश में जाएंगे, सब सिवाय बांग्लादेश और पाकिस्तान के और इंडिया के, जो सब कॉन्टिनेंट हमारा है, वो ऐसा है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात ही नहीं इसकी करता है। ये अजीबोगरीब एक नई चीज़ जो है लाद दी गई है। और तो पता नहीं ये जो भारतीय मुसलमान है कुछ और ही इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि कास्ट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वर्ण प्रणाली भी तो आई थी प्रोफेशन से, फिर वो कास्ट बन गई। तो जब तक वर्ण प्रणाली थी और कास्ट सिस्टम बनने से पहले जो था वो था, लेकिन कास्ट सिस्टम ने इस तरह का ग्रेड्स उसमें कर दिए, वर्ग हो गए, उसमें एक वर्टिकल हायरार्की हो गई जो उसका मकसद नहीं था, जो अगर आप भी जानती हैं। लेकिन मुसलमानों में तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये, लेकिन सच तो ये है पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा भेदभाव है। और चाहे शादी ब्याह की बात हो, चाहे घर में आने जाने की बात हो, चाहे मसाजिद में बात हो, तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। चाहे संपत्ति और जायदाद की बात हो, तो जो जिनको माना जाता है कि उच्च जाति के नहीं हैं, जो सैयद नहीं हैं, पठान नहीं हैं, मुग़ल शेख नहीं हैं, जो और जातियों से आते हैं, ज़बरदस्त भेदभाव है। और आप यकीन नहीं करेंगी, वो मैंने रियलाइज़ किया कि देवबंद से किताबें मंगाई आरिफ मोहम्मद खान साहब सर ने, और वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि देवबंद में भी कहा कि उन किताबों में लिखा है कि जो अरबी नस्ल का है वो मुसलमान जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। अब खुद कुरान शरीफ में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो ज़बान है, जिसमें हज़रत बिलाल जो कहा जाता है कि वो अफ्रीकी थे और ब्लैक जो थे, उन्होंने सबसे पहले मुअज्जिन रहे हैं, उन्होंने अजान दी। लेकिन सारे बायसेस आप देखेंगे तो कौन, ये कास्ट का सिस्टम कहाँ से आया? भाई इंसान तो बना जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जब पूरा इस्लाम का प्रमोट हुआ, प्रोपोगेट हुआ, जगह जगह फैला, लोग आए, उन्होंने कन्वर्जन्स हुए इंडिया में, सब जानते हैं इस बात को, तो इससे भी भागा नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कभी कभी सच बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इसमें विश्वास करती हूँ, मैं कभी किसी एक्सट्रीम में नहीं जाती कि मैं अपने हिंदू फ्रेंड्स को भी कहती हूँ, और मैं अपने मुस्लिम दोस्तों को और घर वालों को कहती हूँ कि हम लोगों ने क्या लगा रखा है। तो और आप यकीन नहीं करेंगी, अगर आप जाएंगी, और अम्मी वगैरह सब गई हैं हज में, और हमारी खाला जान और सब, तो वहाँ पे तो हिंदुस्तानियों को तो पूरा मुसलमान ही नहीं मानते। बोले तुम किस तरह के मुसलमान हो, अल हिंद कह के। तो मतलब हिंद यानी कि हमारी पहचान वही है, वो बदल नहीं सकती। तो वो पूरे कहते हैं अरे तुम लोग तो हल्के वाले मुसलमान हो, तुम लोग क्या जानते हो इस्लाम। अब क्योंकि भारत में हम लोग सब बड़े हैं। अब पूजा जैसे कि आपकी तरह वंदना मेहरोत्रा मेरे क्लास में रही है, शालिनी शर्मा, आसपास यहाँ से जा रहे हो तो हमारे जावेद हाफिज़ भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे मौलाना के हैं, बहुत ही हमारे भाई की तरह हैं। जाओ तो उनसे मिलने जाओ, सोचा बैठकर उनसे बातचीत करते हैं, तो सबसे पहले एक अच्छा सा शिव मंदिर है उनके घर से सटा हुआ। तो ऐसे तो हम लोग पले बड़े हैं। अब हमको कोई क्या बताएगा कि इस तरह से रहना है, उस तरह से रहना है। ये बहुत एक तकलीफ़देह बात हो गई है। और मुझे लगता है लोग कहते हैं सेकुलर पार्टीज़ बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने मुसलमानों के हक़ की बात करती हैं, और भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। लेकिन दरअसल जो सारा आप देख रहे हैं, जो गुरबत में, जहालत में मुस्लिम कम्युनिटी है,
और उनके पास रास्ते बहुत कम बचे हैं सिवाय इसके कि वो बार बार कहें कि हमें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? आज़ादी, आपको मालूम है पार्टीशन हुआ, राइट, तकसीम हुआ मुल्क, उसके बाद आप देखिए तो इतने सालों में कौन सी पार्टी थी पावर में? लेकिन मुझे एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, आप तो मुस्लिम भी हैं और आप पार्टी से जुड़ी, वहाँ से आपने अपना करियर शुरू किया, आप भाजपा में हैं और भाजपा पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है, और अभी भी जो संभल में हो रहा है उस पे भी भाजपा के ही आरोप लग रहे हैं कि योगी जी ने ये करा दिया और ये सर्वे वो करवा रहे हैं, जबकि अगर आप पढ़ के देखें तो वो कुछ और ही चल रहा था, न्यायालय से बात हो रही थी। क्या आपको भाजपा ज्वाइन किए हुए भी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि आपके लिए ये टफ था अपनी जगह बनाना भाजपा में? क्या सचमुच आप तो चूंकि अंदर ही हैं पार्टी में, तो क्या आपको ये भेदभाव भाजपा में नज़र आता है? देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, उससे पहले मैं उपाध्यक्ष थी दिल्ली स्टेट की, और मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा हूँ। तो मुझे अंदर से मैं भाजपा को समझ भी पाई हूँ और अपने को भाजपा परिवार का हिस्सा मानती हूँ। आप सोचिए, मेरे जैसा इंसान जो कानपुर के चमनगंज इलाके का रहने वाला हो, जिसमें मुझे लगता है 99% मुसलमान, और जब बाकायदा जब हमने देखा ही नहीं कि सड़कों पे तो मर्द ही दिखते थे, इक्का दुक्का औरतें दिखती थी वो बुरखे में। हमारे घर के आसपास तो सब आप देख, सारी औरतें हमेशा बुरखा पहनती थी। बाहर से कोई घर में भी आता था तो घर में भी वो दुपट्टा पहने रहती थी, घर के अंदर भी। हिजाब कहते हैं। हाँ जी जी। तो अलग अलग है, जैसे पर्दा है, हिजाब है, नकाब है, चादर है जो कई मुल्कों में है, लेकिन प्रॉपर बुरखा। अम्मी ने पहना बुरखा, हमेशा हमने अम्मी को देखा। अम्मी तो बताती हैं जब शादी हुई उनकी तो ग्लव्स ही पहनती थी, मोजे भी पहनने पड़ते थे गर्मियों में, कि चाहे कार में जा रही हूँ चाहे रिक्शे पे, लेकिन लोग नज़र ना पड़े हाथ पर। तो ये सब बातें ना मुझे बहुत तकलीफ़ देती हैं। ये इनेबलर्स नहीं है। एक तरफ तो कुरान शरीफ में इकरा का जिक्र है, गौर करने पर, पढ़ाई लिखाई करने पर, और कहा गया है कि पढ़ने लिखने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए अगर आपको चीन भी जाना हो तो आप चाइना जाएं। और दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ तो मतलब लगातार, जो मैं कहना नहीं चाहती लेकिन जो मौलानाओं ने कर दिया है हाल इस्लाम का, तो उन्होंने कुरान शरीफ को भी नहीं बख्शा अपने नौजुबिल्ला। हाँ, नौजुबिल्ला। मुझे तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि जैसे ट्रिपल तलाक। अच्छा सोचिए आप, आम आदमी पार्टी की शुरुआत अन्ना हज़ारे मूवमेंट, इतना करियर, आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि मैं डेब्यू एंकर रही थी, वो स्टार न्यूज़ था और अब ABP हो गया वो, लेकिन उसकी मैं सबसे पहले एंकर रही हूँ, बहुत साल मैंने एंकरिंग की है। मैं जामिया मैस कॉम से करके आई हूँ और मैंने कई टेलीविज़न से ही अपने को करियर आपका शुरुआत, इजहार अपने को क्या, हाँ जी, मेरा जो सेल्फ एक्सप्रेशन TV से ही आया जी। तो कानपुर चमनगंज की रहने वाली वो लड़की जिसने लगातार देखा है अपनी खालाओं को, चाहे और बाहर से जो लोग आ रहे हैं ज़कात मांग रही हैं, जो लेडीज़ ज़ुबैदा खाला हों और बहुत सारी बच्चियां हों, ज़्यादा उम्र की हों, बेबी बाजी हैं, सबके शौहरों ने छोड़ा हुआ है, लिख कर पढ़ कर भगा कर। किसी ने दूसरी शादी कर ली है, 4-4 बच्चे लेकर वो घर आ रही हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। और मैं छोटी सी थी, मैं देखती थी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी इससे। मैं कहती थी कुरान शरीफ वो मज़हब है जिसने औरतों को शादी के लिए मना करने के लिए भी कहा है। जब कबूल है का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, और जो बाकायदा काजी एक होता है और एक वहाँ पे विटनेस होता है, वो सब तो प्रोविज़न है, लेकिन लोग फॉलो क्या कर रहे हैं? तो क्या कहीं कुछ जा रही है बात। और मैंने खुद देखा, एक बहुत अच्छी मेरी एक कज़िन मान लीजिए फरहाना, जब उसकी शादी हो रही थी, निकाह, वो कहना भी नहीं चाह रही थी, हाँ वो रो रही थी क्योंकि बहुत वो अंडर एज थी और उसको काफ़ी दूर भेज रहे थे, मतलब पाकिस्तान भेज रहे थे। तो उसने बस ऐसे रोकर कुछ कहा, बोले हाँ हाँ कबूल है, मान गई है, और नहीं था, मैं बैठी थी वहाँ पे। तो मैंने देखा कि जिस तरह से एक सेकंड क्लास सिटीज़न बनाकर रखा हुआ है और जो हुकूक हैं कुरान शरीफ में वो भी नहीं दिए जा रहे, तो ये बहुत तकलीफ़ दे है मेरे लिए पूजा जी। तो मेरे लिए भाजपा, अच्छा बताइए, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी पार्टी है हमारे मुल्क में आज भाजपा के अलावा जो मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेक्युलर सिविल कोड के बारे में बात करने देगी, जो मुझे खुलकर कहेगी कि नहीं इसके हक़ में हमें। ऐसी कौन सी पार्टी है जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा तो आराम से मुझे ऐसी बात कहने का पूरा आज़ादी देगी जो बात संविधान सम्मत भी हो, कुरान सम्मत भी हो, और व्यवहारिकता के तौर पर, अखलाकी तौर पर सही भी हो।
आबादी, तो वो एक ही पार्टी है ना। आप बताइए, मेरे जैसे इंसान के लिए जो मुसलमानों के बीच में सुधार की बात करना चाहता है, बेहतरी की बात करना चाहता है, तालीम और तरबियत और रोज़गार की बात करना चाहता है, मुझे कौन सी पार्टी करने तो आप देगी? मुझे ये बताइए कोई और सादिया, पार्टी करने देगी? बिल्कुल बताइए। नहीं, मतलब अगर कर रही होती तो अभी तक शायद बहुत कुछ हाँ, बदलाव आ और चुका इन होता। पार्टियों ने जो नुकसान किया है, तो बाकी देखिए, आपको हमारी पार्टी के प्रवक्ता मिलेंगे, दुनिया भर के लोग मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई भाजपा जो है, ये जो सेक्युलर पार्टीज़ है, जो हमारी पार्टी के लोग या उस सोच के लोग, मैं फिर से अपनी बात को रखती हूँ, जो भाजपा या उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बहुत बुरी लगेगी जो डीएमके ने कहा कि सनातन विरोधी बातें जो हैं, या लगातार एक वोट जिहाद की बात एक और पार्टियां कर रही हैं। लेकिन मेरी दुश्वारी अलग है इन सेक्युलर पार्टियों से। मेरी दुश्वारी ये नहीं है कि वो सनातन विरोधी हैं और वो हिंदू धर्म को जो मान्यता देनी चाहिए संतों को, साधुओं को, वो नहीं देती, मजाक उड़ाती हैं, और चाहे दिवाली हो या होली हो, कुछ ना कुछ ऐसी बात कहती है जिससे ठेस लगती है। मेरा प्रॉब्लम बड़ा यूनिक है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ शाज़िया आलमी को है। ये प्रॉब्लम तो सेक्युलर पार्टीज़ में लोगों को नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो इसको कर रहे हैं जिसको लेकर मुझे तकलीफ़ है, और मेरी पार्टी में भी औरों को नहीं है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम और जो बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इन सारी पार्टियों ने, जो मुसलमान हितैषी अपने को कहती हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? इन्होंने वो मुसलमान के असली दुश्मन हैं। तो ये हमको कहते हैं, भाजपा को, लेकिन मैं तो इनको कहती हूँ, क्योंकि आज देखिए क्या हालत है। आप सचर कमेटी की बात लोगों ने की है, लेकिन सोशल तौर पर, सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर सबसे गरीब कौन सी कौम है? सोशली बैकवर्ड कौन है सबसे ज़्यादा? मतलब मैं एजुकेशनली बैकवर्ड कौन है? तो क्या किया इन पार्टियों ने? अच्छा, अब ये कहते हैं वक्फ पे ना बोलो। अब मैं हमें कहना तो आने चाहती वाली हूँ, थी आपके पास वो। नहीं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ पूजा, जो आपका जो भी सवाल होगा वक्फ को मुझे बोलने दीजिए। उसमें भी मेरे से मेरा नज़रिया है, मेरा नज़रिया है। ये ना तो भाजपा में किसी का नज़रिया होगा, ना किसी और पार्टी में होगा, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ ये है कि भाई इतनी ज़मीन के हिसाब से अगर आप करीब 10 लाख एकड़ की ज़मीन वक्फ बोर्ड्स के पास है, चाहे वो सेंटर का हो या अलग अलग स्टेट के हों, तो बहुत होते हुए इतना क्या हो रहा है? बिल्कुल पूजा, आप देखिए कितना लैंड है। अगर आप किसी एक समुदाय को देखेंगे कि उनके पास ज़मीन कितनी है, तो आप ये पाएंगे कि भाई ये तो बड़ा अमीर तबका होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन और प्रॉपर्टी के हिसाब से तो सबसे अमीर तबका है। लेकिन यही पूरा समुदाय इतना गरीब कैसे है? तो सबसे अमीर संपत्ति होने के बावजूद इतना गरीब कैसे रह गया? और जब ये मैं सवाल पूछती हूँ सारे मौलानाओं से, वक्फ बोर्ड का में किसी भी तरह का अधिनियम में संशोधन नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, जो उसकी बात कर रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं सिवाय भाजपा के, सारी पार्टियां कर रही हैं।